मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, और जनाब अपने इर्द गिर्द खुशियाँ भी बिखेर रहे होंगे। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़। उम्मीद करती हूँ कि आपका जो कल का दिन है ना वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन दिन और मूड अच्छा होने में ना हमारा जो मौसम है ना उसका बहुत बड़ा किरदार होता है। और अगर मौसम अच्छा हो तो बंदे का मूड बहुत खुशगवार रहता है और लोगों से मेल जोल और हमारे रवैयों पर भी एक वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आता है। लेकिन अगर मौसम अच्छा ना होना, जैसे हमने देखा कि पिछले दिन सूरज मुकम्मल तौर पर अपनी आबोताब से चमक भी रहा था, तो उसके हमारे मूड पर भी बड़े गहरे असरात होते हैं। और गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होने के साथ साथ तो जनाब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आज भी यही रहेगी कि अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख़ास करके ख्याल रखें। और इस मौसम में ना अक्सर ही बंदा सिर्फ थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी लापरवाही बरतने की वजह से ना बीमार पड़ जाता है। तो अपना और अपने प्यारों का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी चाहिए हमें, और कोशिश हमें यही करना चाहिए कि अपना हर दिन पहले के निस्बत ना ज़्यादा अच्छे अंदाज में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन हमें ये एक उम्मीद, एक एहसास दिलाता है कि कल से आज कुछ बेहतर किया जाए। रात के बाद जब दिन होता है ना तो इस बात की अलामत है कि जब अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद ही रोशनी होती है, क्योंकि कोई सा भी वक्त एक सा नहीं रहता है। तो सुख दुख तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इन्हीं के साथ ही इंसान ने ना आगे बढ़ता ही जाता है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात को समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे कि किस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सुख दुख के साथ ये ऊंच नीच हमारी ज़िंदगी में आती रहती है, लेकिन इसके साथ मिलकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो जनाब आज का मौसम भी बड़ा अच्छा है और मेरा ख्याल है कि आज हम सबका मूड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि रात को जो है वो मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार हो गया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम काफ़ी मॉडरेट और अच्छा हो गया है। तो मौसम के हवाले से भी अभी बात करेंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शिज़ोफ्रेनिया से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और तेज़ी से बढ़ते गूनगू मुआशी और समाजी मसाइल ने मुल्क भर के अवाम को ज़हनी कुर्ब में मुब्तला कर रखा है, और जिसकी वजह से नित नए नफ्सियाती मर्ज़ जन्म ले रहे हैं, और जिनमें से एक मर्ज़ शिज़ोफ्रेनिया भी है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कमोबेश 25 लाख अफराद को ये बीमारी लाहक है, और इस वक्त दुनिया भर में 45 करोड़ के लगभग अफराद मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार भी हैं। और शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला अफराद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, और जिसकी वजह से दीगर और मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हो जाते हैं, और आम अफराद के मुकाबले में उनकी ज़िंदगी का दुरानिया भी खासा कम हो जाता है। ताहम इसका सबसे खौफनाक नतीजा ख़ुदकुशी की सूरत में सामने आता है, और इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद में ख़ुदकुशी का रुझान आम इंसानों की निस्बत 50 गुना ज़्यादा हो जाता है, और 10 से 13% मरीज़ ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। तो ये शिज़ोफ्रेनिया दर हकीकत क्या बीमारी है, इसके असबाब क्या हो सकते हैं और किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अलीन फ़ातिमा हैं, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। अलीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। लेकिन आज वर्ल्ड शिज़ोफ्रेनिया डे मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले तो बताइए ये बीमारी है क्या और क्या क्या कंडीशंस होती हैं इस बीमारी के अंदर? अच्छा, बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लोगों को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होती हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देना जो कि हकीकत में मौजूद नहीं हैं, कुछ ऐसे चेहरे दिखाई देना जो कि हकीकत में मौजूद नहीं हैं। साइकेट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि एक्सट्रीम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें से एक डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया है। ओके। जब कंडीशंस वर्स की तरफ जाती हैं तो साइकोटिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हेलुसिनेशंस हैं कि लाइक आवाज़ें ऐसी सुनाई दे रही हैं जो हकीकत में सराउंडिंग में मौजूद नहीं हैं। अच्छा। और ऐसे ख्यालात आ रहे हैं जहन में जो कि जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उनको हम डिल्यूजन्स कहते हैं।
बेसिकली फॉल्स परसेप्शन होती है आपकी, आपको ऐसा लग रहा होता है कि जी मैं कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती हूँ, जिसको हम ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। अच्छा। और आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस इस तरह की वायरल होती हैं और फिर लोग उनको ट्रोल भी कर रहे होते हैं कि लाइक व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। अभी पिछले दिनों एक खातून ने ये कहा कि मैं जो है वो ओबामा की बेटी हूँ, तो उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस वायरल चल रही थी। बेसिकली ये डिल्यूजन्स हैं कि आप अपने आप को रिलेट कर लेते हो किसी भी बड़ी अजीम हस्ती के साथ कि जी वो मेरा कोई रिलेटिव है या मैं उससे पसंद करता हूँ और वो मुझे पसंद करता है। तो इस तरह के बेशुमार केसेस जो हैं वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और फाउंटेन हाउस के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। और जो लोग सोसाइटी में फिर रहे होते हैं विद दिस डिसऑर्डर, लोग उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे नहीं होते। तो इसकी क्या ये फर्स्ट स्टेज में ही इस तरह की हेलुसिनेशंस आने शुरू हो जाती हैं, हमें इस तरह की कोई आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या ये आगे फर्दर स्टेजेस पर जाकर होता है? स्किज़ोफ्रेनिया की 3 फेजेस हैं। जो फर्स्ट फेज़ है उसको हम प्रोडोमल फेज़ कहते हैं। प्रोडोमल फेज़ के अंदर सिम्टम्स बहुत वर्स्ट नहीं होते, जैसे सडनली लोग बैठे हैं और अचानक से कह दिया कि ये जो टेलीविज़न पे प्रोग्राम चल रहा है ये मेरे बारे में है। अच्छा। और मतलब सडनली कभी भी उनको खुद भी उस चीज़ पर समटाइम्स यकीन नहीं होता, लेकिन जब बीमारी एक्टिव फेज़ में जाती है तो एक्टिव फेज़ में यही सारे सिम्टम्स बहुत शदीद हो जाते हैं और लोग जो हैं वो उस चीज़ को समझ भी पा रहे होते हैं इर्द गिर्द के कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग। लेकिन होता क्या है कि मोस्टली लोग जो हमारे पाकिस्तान में बिलीफ सिस्टम है जिसको हम हेल्थ बिलीफ मॉडल कहते हैं, तो लोगों का हेल्थ बिलीफ मॉडल रिलीजन से ज़्यादा लिंक करता है ना। अच्छा। तो वो रिलीजन के ऊपर बेस करना शुरू कर देते हैं कि कोई जिन का साया है, कोई इस तरह की चीज़ है। तो फिर वो ज़्यादातर जो हैं वो पीर फ़कीर और बाबा और वो उस तरफ चले जाते हैं और फिर उसकी वजह से सिम्टम्स ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है बीमारी को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा और बीमारी फिर प्रोलॉन्ग करती जा रही है। और उसमें फिर वो रेजिडुअल फेज़ में चले जाते हैं जिसमें वो एब्यूज़िव भी हो जाते हैं, फिज़िकल एब्यूज़, एग्रेशन, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं फिर। लेकिन अलीन, ये सिर्फ हेलुसिनेशन में उन्हें आवाज़ें ही आती हैं, ख़यालात ही आते हैं, या दिखाई भी देती हैं कुछ चीज़ें? बिल्कुल, हेलुसिनेशंस के डिफरेंट टाइप्स हैं। जितनी हमारी सेंसेस हैं 5 की 5 सेंसेस के साथ हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। आपको जिस्म पे कुछ चलता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है, आपको कोई टेस्ट इस तरह का आ रहा है जो कि अभी आपने टेस्ट नहीं किया। अच्छा। आपको कोई स्मेल ऐसी आ रही है जो कि इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं हेलुसिनेशंस के। डिल्यूजन में डिफरेंट डिल्यूजन्स हैं, जैसे पैरानॉइड है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरे दुश्मन हैं, मुझसे ग्रजेस रखते हैं और मेरे खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं। और इसमें ये दोनों आ सकती हैं, डिल्यूजन्स भी आ सकती हैं और हेलुसिनेशन भी आ सकती हैं। कोई एक भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं एट अ टाइम। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, ये सब में एक ही जैसे सिम्टम्स आते हैं? नहीं, सबकी सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं। किसी में ग्रैंडियोसिटी होती है, किसी में जो है वो हेलुसिनेशंस होती हैं जस्ट, किसी में दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, लाइक कैटाटोनिक बिहेवियर है कि एक जगह बैठे हैं तो बहुत लंबे अरसे तक वहीं बैठे रहेंगे। अच्छा। तो इस तरह के लाइक स्पीच में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। स्पीच जो है वो फिर अकेले बैठ के हंसना, अकेले बैठ के रोना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो। तो ये कोई जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है, डिसऑर्डर है, या इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं? अच्छा, इसमें जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समटाइम्स फैमिली में अगर पीछे से कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ रहा है तो फिर अल्टीमेटली किसी एक जनरेशन में जाके साइकोसिस होने के चांसेस भी हैं। फिर इसके अलावा जो है वो स्ट्रेसर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। कि आपके जो सोशल स्ट्रेसर्स हैं, जैसे आपकी लाइक इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे आपने पहले भी बात की, उस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हर बंदा स्ट्रेस को बियर करने के लिए उसके अंदर रेजिलियंस, एग्जैक्टली रेजिलियंस इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस चीज़ को बियर कर पाए, ठीक है। तो वो स्ट्रेस डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेस भी हो सकता है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये तो सोशल फैक्टर्स थे ना, सोशली। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि लाइक अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, पेरेंटिंग कैसे हुई है, वो सारी चीज़ें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इसमें कोई एज फैक्टर है कि इस एज लिमिट के बाद ये इस तरह की कोई बीमारियाँ, डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, या किसी भी एज में ये हो सकता है? ज़्यादातर ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसका ऑनसेट एडोलसेंस में जाके होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जिनमें चाइल्डहुड ऑनसेट भी है। अच्छा। लेकिन दिस इज़ नॉट सो कॉमन। ओके जी।
पाकिस्तान में कौन सी एज लिमिट में आप एडोलसेंस की जो एज है, जैसे कि अगर आप कहें कि 13-14 ऑनवर्ड्स, जब 18 इयर्स में जाता है इंसान, तो उसमें ज़्यादा जो है ना ये इस एज लिमिट में ज़्यादा डायग्नोसिस होता है इस चीज़ का। तो इसका कोई ट्रीटमेंट है, इसकी कोई ऐसी चीज़ है कि इसको रिवर्सिबल बनाया जा सके? बिल्कुल इसका ट्रीटमेंट है। देखें, अगर तो क्लाइंट प्रोडोमल फेज़ में आया है तो हम साइकोथेरेपी ही स्टार्ट करते हैं, उसके साथ डिफरेंट साइकोथेरेपीज़ हैं, बिहेवियर थेरेपी है, CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें हम उनकी डिल्यूजन्स को, हेलुसिनेशंस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट एक्टिव फेज़ में आ रहा है या प्रोडोमल फेज़ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि पहले उसको एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस पर साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करेंगे। साइकेट्रिस्ट जो है वो एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस पर उनको लेकर आएगा, और जब उनके साइकोटिक सिम्टम्स थोड़े से कम होंगे और वो बातचीत करने के काबिल होंगे तो देन जो है उनके साथ 1-to-1 सेशन करके उनके हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। नहीं तो क्या वो फुल ऑन अकेला रहना शुरू कर देता है वो पेशेंट? और जिस तरह मैं बात करी थी कि वो अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रखता, हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखता, और उससे फर्दर बहुत सी और भी बीमारियां हैं जो उन्हें लाहक हो सकती हैं, तो ये कौन सा फेज़ आता है उनके ऊपर? अच्छा, देखिए, बेसिकली ना सोशल विड्रॉल होना शुरू हो जाता है कि वो लोग जो है वो सोसाइटी से, जाहिर है उनकी इन्वायरमेंट वो सब कुछ है जो वो सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, ठीक है, तो अपनी इन्वायरमेंट से वो कट ऑफ हो जाते हैं, उनसे बैक ऑफ कर लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। उसकी एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि जो हमारी सोसाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उन लोगों को कह लो कि स्ट्रेस दे रही होती है, इस तरीके से कि लाइक उनको कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इनिशियली उनको डिनाई नहीं कर सकते बिकॉज उनको वो सब कुछ सुनाई दे रहा है, उनको वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा। तो अगर आप उनको डिनाई करेंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली रिलक्टेंट फील करेंगे। सो इसमें हम ये चीज़ फैमिली को भी अंडरस्टैंड कराते हैं कि अपने हाई एक्सप्रेस्ड इमोशंस से थोड़ा सा परहेज़ करना है, ना तो बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और वो सारी चीज़ें देनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा, और क्योंकि दोनों सिचुएशंस उनके लिए डेंजरस हैं। अच्छा। तो एक नॉर्मल उसमें रखें, जो भी आपका क्लाइंट है, पेशेंट है, उसको एक नॉर्मल मीडियम रेंज में रखें, इमोशंस बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपने शो ना करें, तो फिर प्रॉब्लम जो है उसको बेहतर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कब ये चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम को अगर इनिशियल स्टेजेस पे नहीं पकड़ा गया है और अब इतनी ये बिगड़ गई है कि अब ये रिवर्सिबल नहीं हो सकती है, इसको बेहतर नहीं किया जा सकता है? असल में ये होता है, जब मैंने आपको बताया कि थर्ड स्टेज में आके एग्रेशन होना शुरू हो जाता है, तो फिर क्लाइंट में समटाइम्स होमिसाइडल टेंडेंसीज या सुसाइडल टेंडेंसीज भी आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर लाइक फॉर सपोज उसको वो पैरानॉइड है और उसको लगता है कि हर कोई मेरा दुश्मन है, तो वो उसके अगेंस्ट उसको जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, जबकि हकीकत में उसके दुश्मन नहीं होते लोग। अच्छा। और उसको फील हो रहा होता है ऐसा कि लोग प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की। तो जाहिर है जब मुझे भी अगर लगेगा कि मुझे कोई मारने की प्लानिंग कर रहा है तो मैं भी अपने बचाव में, सेल्फ डिफेंस में। तो ये क्या जो उसके इर्द गिर्द जो उसके घर वाले फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके हवाले से भी ये ख्यालात आ सकते हैं उसको, उस पेशेंट्स को? एग्जैक्टली, बिल्कुल, कि फैमिली में मेरे मदर, मेरे भाई जो हैं वो मेरे दुश्मन हैं। अच्छा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने बात की ना कि कॉजेज़ में एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ड्रग का यूज़। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लीड करते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स की तरफ लीड करते हैं। जैसे कि कैनाबिस, जिसको आम ज़बान में चर्स या गर्दा कहा जाता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप करने में। तो इसके अलावा अभी जो एक रीसेंट ड्रग है आइस का जो इनटेक है वो भी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन कॉज करता है ना लॉन्गर रन, अगर उसको इस्तेमाल किया जाए। और आजकल हमारे जो नौजवान नस्ल है उसमें ड्रग्स की जो रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जिस तरह मैं बात करी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में कम व बेश 25 लाख अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं है, इस बीमारी के बारे में पता नहीं है? जो इतने ज़्यादा 25 लाख कोई कम अमाउंट नहीं है, कितने ज़्यादा लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं? बेसिकली ना बिल्कुल ऐसा ही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है चीज़ों के बारे में। बहुत ज़्यादा लोग आपने देखा होगा कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं उनके लिए ये जो चर्स और गर्दे का इस्तेमाल है, दिस इज़ वेरी कॉमन, और वो इस चीज़ को नहीं, लेकिन इन अ लॉन्गर रन ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो डैमेज करती है मेंटली, और उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। और ऐसे लोग यूजुअली आपको सड़कों पर नज़र आएंगे एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट, मतलब वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, अपनी ही दुनिया में रह रहे होते हैं।
और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो इसके बहुत से मैंने ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स देखे हैं कि जो 40 इयर्स या 50 इयर्स से ऊपर अबव हो जाते हैं, उनमें जब ये साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं तो वो एक तो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं, ख़ुदकुशी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के जब साइंस एंड सिम्टम्स फैमिली देखती है या उन्हें एड्रेस करती है तो उनका फिर किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि घर में अगर आपका क्लाइंट किसी भी बीमारी की वजह से सुसाइडल हो गया है, हाँ। तो आपको घर में उससे डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो छुपा देनी चाहिए, Okay. लाइक छुरी चाकू वगैरह इस तरह की चीज़ें, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो कब कोई अटेम्प्ट कर ले, और अगर आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो छुप के भी कर सकता है। तो बेहतर है कि आप बजाय उसको डायरेक्टली रोकें, आप चीज़ें जो हैं वो हाइड कर दें वहाँ से। और दूसरा ये कि ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ऑन द फर्स्ट गो जो है वो इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अच्छा। तो हम ऐसे जो क्लाइंट्स हैं उनको इंडोर ट्रीटमेंट रेफ़र करते हैं कि उनको, और साथ मेडिकेशन बिल्कुल, फिर हम उनको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रख कर उनको मेडिकेशंस पर लेकर आते हैं ताकि उनके ये वाले जो सिम्टम्स हैं एटलीस्ट ये कम हो जाएं, तो फिर वो वापस से अपने घर के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारे ट्रीटमेंट के बाद मतलब उनको मेडिकेशंस के बाद या कंसल्टेशन के बाद क्या वो बेहतर हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं? जी बिल्कुल, हमने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि जब फैमिली इंडोर ट्रीटमेंट के लिए क्लाइंट को छोड़कर जाती है तो बहुत कम फैमिलीज़ ऐसी हैं जो वापस आती हैं और उसको लेकर जाती हैं। अच्छा। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे गए हैं जो कि फाउंटेन हाउस में PIMH के अंदर सालों से वहीं रह रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ नहीं आती उनको लेने के लिए, उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है एक कैद में रखने का जो एक स्ट्रेस है ना उनको, वो हमेशा रहता है और फिर उसकी वजह से दोबारा से अच्छा, दोबारा से वो ट्रिगर होना रिलैप्स शुरू हो जाता है। है। एग्जैक्टली। ओके। तो वो फिर ये प्रॉब्लम है कि रिलैप्स के चांसेस इस तरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कितना ज़्यादा फैमिली सपोर्ट कर रही है पेशेंट को, तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाता है। सही है। तो इस हवाले से जो रेशो किस में है, मर्द हजरात में है या ख़वातीन में है इसके होने के चांस? स्किज़ोफ्रेनिया की जो रेशो है वो आदमियों में ज़्यादा है, औरतों में अच्छा। उस हिसाब से कम है। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं कि एक तो ड्रग का यूज़ मेल में ज़्यादा है, ठीक है, फीमेल में उस तरीके से नहीं है। लेकिन अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं वो थोड़े से चेंज हैं विद इन एन ईयर और टू, के फीमेल्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, हाँ। जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ पर जो है वो चीज़ देखी जा रही है कि फ़ीमेल्स में भी ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेल में असल में हम क्या करते हैं कि आदमी को, बच्चे को शुरू से सिखाते हैं कि बेटा आप आदमी हो, आपने रोना नहीं है, आपने इमोशंस को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो वो जब इमोशंस को आप इतना ज़्यादा होल्ड करोगे तो एकदम से आउटबर्स्ट तो आएगा एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कुछ लोगों में एंगर, एग्रेशन आ जाता है, कुछ लोग जो हैं वो इन सिम्टम्स की तरफ चले जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के उसकी रेजिलियंस कितनी है, वो कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है चीज़ों को। तो इसको क्या ब्रॉडर लेवल पर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इस बीमारी के हवाले से? बिल्कुल हो सकते हैं कि हम जब पेरेंटिंग कर रहे हैं तो हम इक्वल पेरेंटिंग की तरफ जाएं मेल और फीमेल के लिए। हम बच्चे को ये ना सिखाएं कि अपने इमोशंस को होल्ड करो, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जेनेटिक्स में वो चीज़ आ रही होती है, लेकिन उस बच्चे के उसमें जीन्स मौजूद हैं, लेकिन पेरेंटिंग इतनी अच्छी हुई है, सब कुछ इतना अच्छा हुआ है कि उसमें ये सिम्टम्स कभी नज़र ही नहीं आए। अच्छा। तो बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें, फैक्टर्स और भी होते हैं जेनेटिक्स के अलावा। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ जीन में आ रही है तो वो फ्यूचर में ज़रूर डायग्नोज होगी। मतलब सोशल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं इस चीज़ के हवाले से, तो उनको भी बेहतर करने की, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं उनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जाते जाते क्या आप पैगाम देंगी जो आपको देख रहे हैं, अलीन, उन्हें क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के हवाले से और ओवरऑल? क्योंकि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, हम फिज़िकल हेल्थ का फिर भी कहीं ना कहीं ख्याल रख लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मेंटली हम कभी डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, या अगर थोड़ी सी टेंशन भी है तो इट्स ओके, बिल्कुल गो विद द फ्लो। असल में ना हम लोग का एक ये भी इशू है कि लोग हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फिर लेबल करना शुरू कर देते हैं कि यार इसको मेंटल हेल्थ इशू है। सो आई वुड लाइक टू से कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा। उनको समझें, उनकी नीड्स को समझें, ये समझने की कोशिश करें कि अगर किसी को मेंटल स्ट्रेस है
तो इट्स फाइन। अगर आपको बुखार हो जाता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और इलाज कराएंगे एंड यू विल बी फाइन। तो इसमें लेबल करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई शख्स एक दफ़ा किसी जहनी बीमारी का शिकार हुआ है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी उसी के साथ ही रहेगा। लेकिन कोई हमारे सोसाइटी में देख लेता है ना, कोई मेंटल हेल्थ की कंसल्टेशन ले रहे हैं या डॉक्टर के पास जा रहा है तो वो उसके ऊपर एक लेबल लगा देते हैं, जैसे कि ये पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, तो इसलिए ये जो है पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है इतनी ज़्यादा कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते क्या हैं, क्या करते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, मेंटली हेल्दी है ना, तो आप फिजिकली भी हेल्दी रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। माइंड और आपकी बॉडी का बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। माइंड आपका हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है तो माइंड भी हेल्दी है, दोनों चीज़ों का लिंक है आपस में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जा रहा था और आज के दिन को मनाने का मकसद यही है कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा इस डिसऑर्डर के हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसके साइंस एंड सिम्टम्स हमने आपको बताए हैं, किस तरह की पेशेंट की कंडीशन हो सकती है, जेनेटिकली भी इसका इम्पैक्ट होता है, ये रन कर रही होती है आपके ब्लड में। और दूसरा ये कि जो सोशली फैक्टर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें जो किरदार निभाते हैं। हमारे साथ अलीन फ़ातिमा कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद थे। अलीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब ये बहुत इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था जिस पर हमने बात की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक अवेयरनेस, आगाही पहुँचाई जा सके। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब शहर का दर्जा हरारत तो थोड़ा कम हुआ है लेकिन मुल्क का सियासी पारा अभी भी उरूज पर है और इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में चंद नाखुशगवार वाक़यात देखने में आए और जिनके बाद PTI की मरकज़ी क़यादत समेत सैकड़ों कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें चंद कायदीन और कारकुनान को बाद में रिहा भी कर दिया गया। लेकिन पिछले चंद दिनों में ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही थीं कि PTI की आला क़यादत में से कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और पिछले 2-3 दिन में ऐसी ही डेवलपमेंट्स भी हमारे सामने आई हैं जिसमें PTI के साबिक़ वज़रा और आला ओहदेदारान ने पार्टी छोड़कर सियासत से किनारा का ऐलान किया है, जिनमें शीरी मज़ारी हैं, आमिर कियानी, फ़याज़ुल हसन चौहान, चौधरी वजाद हुसैन, जलील शेरपुरी, हशाम अनामुल्ला और आफ्ताब सिद्दीकी समेत दीगर रहनुमा भी शामिल है। जबकि इमरान खान का इस हवाले से कहना है कि PTI रहनुमा पार्टी छोड़ नहीं रहे हैं बल्कि उनसे छुड़वाई जा रही है। और साथ ही साथ इमरान खान ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात करने का इशारा भी दे दिया है। तो जनाब ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं आजकल और ऊंट किस करवट बैठेगा, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे। PTI की आला क़यादत में से कई सियासत छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, कई पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब अगर इलेक्शन होता है तो PTI का क्या मुस्तकबिल होगा, इन सब सवालात के जवाबात आज जानेंगे और इस हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करेंगे और जनाब कल इस्लामाबाद में खान साहब की पेशी भी थी, उस हवाले से भी अहवाल जानेंगे कि जनाब कल क्या हुआ और हाई कोर्ट में इस हवाले से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और पेशी के हवाले से जानते हैं। हसीब मलिक हैं, नुमाइंदा दुनिया मीडिया ग्रुप हैं। हसीब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। हसीब, बताइएगा कल इमरान खान साहब की पेशी भी थी इस्लामाबाद में, क्या अहवाल है कल की पेशी का, बताइएगा हमें। जी देखिए, ये कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद की इंतज़ामी दहशत गर्दी अदालत में समाअत थी। मुख्तलिफ 8 मुकदमात थे जिसके अंदर उनकी जमानत की ये मामला था और जमानत के लिए दहशत गर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हुसैन की अदालत में वो पेश हुए थे और साथ ही साथ उनकी जो ज़ौजा हैं, अहलिया हैं, बिश्रा बीबी, वो भी उनके हमरा थी। तो कल हमने देखा कि 2 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया एहतिसाब अदालत में वो पेश हुई थी। उनके लाहौर हाई कोर्ट ने बिश्रा बीबी की अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर 23 मई तक रिहात की जमानत मंजूर कर रखी थी और उनकी जानिब से, अदालत की जानिब से ये बाकायदा हुक्म दिया गया था कि 23 मई तक मुताल्लिका अदालत से रुजू किया जाए और अदालत में पेश हुआ जाए।
तो कल हमने देखा जैसे इमरान खान इस्लामाबाद लाहौर से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुंचे तो पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जो बिल्डिंग है जिसे जुडिशल कम्प्लेक्स कहा जाता है वो वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे उनके वकला की जानिब से ऑलरेडी जो कि बुशरा बीबी के हवाले से दरखास्त थी वो तैयार कर रखी थी और एहतसाब अदालत के अंदर पहले दोनों इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों एहतसाब अदालत में पेश हुए जहाँ पे उनकी जमानत की दरखास्त दायर की गई। जज मोहम्मद बशीर में समाअत की और बुशरा बीबी को जो है रिलीफ मिला और 31 मई तक उनकी ही जमानत को मंजूर कर लिया गया। इसके बाद जो है इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए जहाँ पे इनके खिलाफ मुख्तलिफ 8 मुकदमात की केसेस थे जो कि ज़ेर समाअत थे और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों के अंदर ये FIR दर्ज की गई थी जिनके ऊपर जमानत का ये मामला था और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से समाअत की गई और उसकी जानिब से भी इमरान खान को रिलीफ भी दिया और 8 जून तक तमाम 8 मुकदमात के अंदर उनकी अबूरी जमानत में तौसीह की है और अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि आइंदा समाअत तक जो है GIT के सामने वो शामिल तफ्तीश हों और बाकायदा दोनों पार्टीज दोनों फरीकैन जो है वो बाहमी इत्तेफाक के साथ जगह का तयन कर लें कि कहाँ पे क्योंकि जो इमरान खान के जो वकला थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ज़मान पास में आके GIT टीम वो जो है शामिल तफ्तीश कर लें। इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने में कोई इशू नहीं है लेकिन क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से एतराज़ भी किया गया और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ था कि बाकायदा इमरान खान जो है इस्लामाबाद की इस लाइन में आए और यहाँ पे आके तफ्तीश को ज्वाइन करें, जिसके ऊपर अदालत ने बरहमी का भी इजहार किया कि जब पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त उन्हें शामिल तफ्तीश कर लेना चाहिए था, जिसके ऊपर जो तफ्तीशी थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि उस वक्त हमारी हिरासत में नहीं थे, हमारी तहसील में नहीं थे क्योंकि उस वक्त नैब ने इमरान खान को गिरफ्तार किया था और इमरान खान जो है नैब की हिरासत में थे, तो ये वजह थी उन्हें शामिल तफ्तीश नहीं किया जा सका। लेकिन अदालत ने बाकायदा तौर पर ये कहा है 8 जून तक उन्हें अबूरी जमानत में तौसीह की है और ये जो हुक्म दिया है 2 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है और उसमें ये कहा है कि बाहमी इत्तेफाक से जगह का तयन किया जाए और तो इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश उन्हें कर लिया जाए। तो ये कल के अहवाल थे। कल इस्लामाबाद की 2 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी पेश हुए और उनकी जो अहलिया थी बुशरा बीबी वो भी अदालत में पेश हुई थी और उन्हें दोनों अदालतों से दोनों को रिलीफ मिला है। बुशरा बीबी को 31 मई तक का रिलीफ मिला है और इमरान खान को 8 जून तक का। ठीक है, कल दोनों अदालतों से जनाब जो बेगम है इमरान खान की बुशरा बीबी को उन्हें भी रिलीफ मिला है और इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिला है कल के केसेस के हवाले से जो पेश हुए हैं वो अदालतों के सामने। अयाज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, इमरान खान साहब ने बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, इसका इशारा दिया है उन्होंने, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आपके मुज़ाकरात का कोई गुंजाइश मौजूद है, मुज़ाकरात हो सकते हैं या एजेंडा क्या हो सकता है इस मुज़ाकरात का? नहीं, अभी तो कोई चांस नहीं लगते मुज़ाकरात के। अभी तो क्रैकडाउन हो रहा है और सख्त किस्म का क्रैकडाउन हो रहा है PTI पे। तो अभी तो जो जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं उन्होंने कोई भाग के ये ऑफर जो है टॉक्स का नहीं लेना कि आइए खान साहब हम बात करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं। वो तो इनको बस एक कोने में और मजीद धकेलना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। तो अभी तो मुज़ाकरात पर कोई बिल्कुल कोई चांस नहीं लगता फिलहाल। लेकिन अयाज साहब, ये सारा आजकल जो सिनेरियो चल रहा है हर दौर में हमने भी देखा है और आपका एक्सपीरियंस हमसे कहीं गुना ज़्यादा है और आपने भी देखा होगा कि हर दौर में ही वफादारियाँ तब्दील करने के हवाले से भी बात की जाती है, पार्टी छोड़ने के हवाले से भी बात की जाती है। तो ये आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये भी पहले भी जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पहले भी ऐसे होता रहा है पाकिस्तान के शुरू से, ये ऐसे वो तब्दील होती नहीं है। लेकिन जो पॉपुलर लीडर होते हैं जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, अपने टाइम पे नवाज शरीफ थे, तो लोग जाते हैं आते हैं पर उनकी वो जो एक स्टैंडिंग है, उनकी एक मकबूलियत वो रहती है। तो इमरान खान की मकबूलियत है वो कहीं जा नहीं रही, लोग जा रहे हैं।
लेकिन जो अवामी सपोर्ट है वो उन लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि इमरान खान और खुद जो है उनकी वो स्टैंडिंग है, तो वो नहीं जाएंगी। लेकिन देर पार में क्या होता है, क्योंकि आइंदा इलेक्शन, बड़ा सवाल ये है कि अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। जैसे पंजाब के इलेक्शन नहीं हुए तो क्या अक्टूबर में भी कोई उज़र बहाना कोई सिचुएशन ऐसे बन जाएगी कि तब ना, फिर वो बात की बात देखने वाली है। लेकिन फिलहाल लोग जा रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी कायम है। अच्छा, लेकिन क्या हमने देखा है कि कल एक फ्रंट फुट पे खेलने वाले जो रहनुमा थे पीटीआई के, फयाजुल हसन चौहान, उन्होंने भी अलहदगी जाहिर की है। कल उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन मैं सियासत में रहूँगा। डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने भी कल छोड़ दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं सियासत ही छोड़ रही हूँ। वो बाकी और भी फैक्टर्स है जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी तरजीहात वो हैं। इसके अलावा और भी कारकुनान हैं और भी क़यादत हैं, थर्ड और सेकेंड ग्रेड का देखे जाए तो वो भी काफ़ी अलहदगी कर चुकी है पीटीआई से। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम तर लोगों के जाने से कोई डैमेज हुआ है या होगा आगे जाके? अगर अवाम के हवाले से देखा जाए तो उनमें कोई मकबूलियत में कमी आएगी? नहीं, फिलहाल तो वो जो लोग गए हैं वो तो जैसे वो फिल्मों में कॉमेडी रिलीफ नहीं होती, हाँ जी, कि भारी भरकम वो क्या बड़ी ट्रैजिक किस्म की फिल्म हो और बीच में थोड़ा कॉमेडी का एक वक्फा आ जाए। अब फयाजुल हसन चौहान जो है हम उन्हें जानते हैं, अब उनकी बातों को कौन सीरियसली लेगा? वो अगर पिंडी में से 5 आदमी भी निकाल दें कि ये 5 आदमी मेरी गुफ्तगू को संजीदगी से लें। अब शीरीन मज़ारी का बात आपने की है, वो हमारी अच्छी भली दोस्त है, पुराना हमारा उनका है, लेकिन शीरीन जो है वो उस किस्म की ट्रेडिशनल सियासतदान नहीं है। और ये सारा सिनेरियो था पॉलिटिकल जिस पर हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सरजमीन पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से। और जनाब, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फ़न किसी की भी मेरास नहीं होता और अल्लाह जिसको चाहता है उसको उस चीज़ से नवाज देता है। लेकिन यहाँ पर ख़ास करके पाकिस्तान में सहूलियात का फुकदान है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स नहीं दिए जाते हैं, आगे जाने के हवाले से बहुत सारी चीज़ों के हवाले से काम नहीं किया जा रहा, इक़दाम नहीं किए जा रहे, जिस हवाले से हमारा जो टैलेंट है और बहुत बेतहाशा ऐसा टैलेंट है जनाब, जो अगर आगे आए तो वो पाकिस्तान का नाम अच्छे तरीके से रोशन कर सकता है। और बहुत सा ऐसा टैलेंट है जो सहूलियात के फुकदान के हवाले से, अपॉर्चुनिटी ना मिलने के हवाले से वेस्ट हो जाता है। तो आज एक ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी के हवाले से आपको मैंने बताना है कि जनाब, आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत कलाम गाते हैं, पंजाबी कलाम ख़ास करके उनका ख़ासा है, लेकिन चांस नहीं मिला सहूलियात का फुकदान होने की वजह से। शौक़ गायकी का है लेकिन पेशा जनाब सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से वो एक ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जॉब करते हैं। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी के हवाले से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मोहम्मद क़य्यूम बलोच मौजूद हैं, उनसे उनकी स्टोरी जानते हैं और उनके शौक़ के हवाले से भी जानेंगे और कुछ कलाम भी उनसे सुनेंगे। क़य्यूम साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है क़य्यूम साहब, बड़ी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है याकूब साहब कि एक तो शौक़ है गायकी का, लेकिन साथ ही साथ शोभा आपने सिक्योरिटी गार्ड कर रहे हैं, मतलब ड्यूटी दे रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो किस तरह, क्या सहूलियात नहीं मिली हैं आपको या क्या, किस चीज़ के हवाले से बताइएगा हमें। बस जी तुहानू की दस्सिए सर, माहौल कोई साड़ा इस तरह का है कि फनकार वास्ते जी ना इज्जत थे खास तौर पर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। कहाँ से ताल्लुक आपका? बहावल नगर से। बहावल नगर से जी। अच्छा, तो वहाँ पे सहूलियात नहीं थी या फनकार को इतना सराहा नहीं जाता था? बिल्कुल जी।
तो आपके घर में भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था कि अगर आपको गायकी का शौक है तो आपको आगे लेकर जाया जाए? नहीं जी, बस मेरे उस्ताद है ना जी। थे तो सीखा है आपने बकायदा? जी उस्ताद मेरे को। अच्छा, तो ये कहाँ से, वहाँ से अपने इलाके से सीखा है? जी, कहाँ से मेरा- सीखा है? जी मेरे इलाके दे विच यानी कि मेरे रिश्तेदार भी ने, मेरे अच्छा। उस्ताद भी ने। अच्छा, उस्ताद रियाज अहमद अशरी साहब। सही। तो उनसे आप जब उनको सुनते थे तो दिल करता था और शौक पड़ा कि मैं भी गा सकता हूँ? जी सर। क्या बात है। तो क्या सुना रहे हैं आप हमें पहले? मैं तो एक नात पेश करूँगा जी। नातिया कलाम सुनाएंगे, चलिए जी, शुरू। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब गाया आपने नातिया कलाम याकूब साहब। अच्छा याकूब साहब, कौन से फ़नकार को ज़्यादा सुनते हैं, कौन से सिंगर को ज़्यादा सुनते हैं? मैडम नूरजहां। मैडम नूरजहां पसंद है आपको? जी। इनके अलावा पाकिस्तान का और कौन पसंद है? अल्लाह इता जी। अच्छा, लता जी, सही है। नुसरत अली खान नहीं पसंद बिल्कुल आपको? जी। उनकी कवाली भी सुनते हैं? हाँ जी सुन रहे हैं। सुनते हैं। जी। तो नए जो फनकार आए हैं उनमें से भी कोई पसंद है कि नहीं? है जी, तनवीर अंजुम। अच्छा, सही है। तो अब क्या चाहते हैं, मतलब क्या इरादा है आगे इस साइड पर जाने का, या भी आपने अपनी जॉब ही करनी है? है कोशिश इंशाल्लाह। कोशिश है। जी। अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिल रहा आपको? अल्लाह देवेगा जी फिर। अल्लाह पे तवक्कल है। बिल्कुल सही। जी। चलिए, एक और सॉन्ग है, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, हम वो चाहते हैं कि आप सुनाएं हमें। ठीक। बहुत ही खूब। अच्छा, तो याकूब साहब, ऐसी महफिलें लगती रहती हैं जहाँ पे रहते हैं आप, दोस्त अहबाब आते हों और वो कहते हों कि हाँ आज जी, क्या हाँ जी। सुनाएंगे आप, क्या नया लिखा है? लिखते भी हैं, लिखने का भी शौक है या सिर्फ गाने का गाने शौक? का शौक। गाने का शौक है। तो महफिलें लगती रहती हैं, दोस्त अहबाब फरमाइशें करते हैं? जी हम्म, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ अच्छा, ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਹੀ। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब घर वाले सपोर्ट करते हैं या अभी भी ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ इस साइड पर नहीं जाना, आपने इस गायकी नहीं करनी है? ਅਸੀਂ वक्त ही नहीं इतना इस अच्छा, जी। सही है, ठीक है। और क्या सुना रहे हैं आप हमें? ज़्यादातर किस में आपका इंटरेस्ट है, पंजाबी गानों में या और किस में? जी पंजाबी। पंजाबी मौसीकी में ज़्यादा आपको? जी ठीक है, चलें, क्या सुना रहे हैं आप? गीत सुनो। क्या बात है जनाब, बहुत ही खूब। मोहम्मद याकूब बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। याकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और अपना टैलेंट हमारे साथ आपने शेयर किया। और जनाब, जितना भी प्योर टैलेंट होता है और पाकिस्तान का टैलेंट होता है, हम उनका आपसे तारुफ़ करवाते हैं और मुलाकात कराते हैं ताकि आपको भी पता चले कि पाकिस्तान में किस तरह का टैलेंट मौजूद है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।